आज की वीडियो में आपके लिए वो टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में ना आपके 45 टू 50 मार्क्स कटने से बचा सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, 45 टू 50 मार्क्स। अब आप सबको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके एग्जाम में वेटेज रखते हैं 45 टू 50 मार्क्स। अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग के पेपर की, तो दोनों में मिला के 45 टू 50 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं और मैक्सिमम बच्चों के यहाँ पर नंबर कट जाते हैं। मैक्सिमम बच्चों के कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नंबर पूरे नहीं आते हैं। इसकी वजह से मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि यार आईसीआई जो है ना वो जानबूझ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नंबर काटता है और हमारे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है और सबके नंबर पूरे नहीं आते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। जबकि ऐसा नहीं। अगर आप अपने आंसर को सही तरीके से लिखते हैं जिस तरीके से आईसीआई चाहता है तो आपको पूरे बटा पूरे नंबर मिल सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 45 टू 50 मार्क्स कटने से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाई मार्क्स आर कट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप भी अपने नंबर वो 45 टू 50 मार्क्स कटने से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। अब बेटा अगर मैं बात करूं ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो इसका सिंपल सीधा जवाब है, शायद आपने पहले भी सुना होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेन क्या है, प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छे से कर रहे हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसका मेन फैक्टर क्या है, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन, जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चों के नंबर कटते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबको समझ आ जाते हैं, आंसर भी सबका आ जाता है, बट तब भी नंबर कट जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए दो बच्चे हैं, दोनों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है जी। एक बच्चे ने क्या करा, एक बच्चे ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी आंसर था वो लिख के आ गया, दूसरे बच्चे ने आंसर तो लिखा और जिस तरीके से आईसीआई चाहता था ना उस प्रेजेंटेशन के साथ वाला आंसर लिखा। तो जिसने प्रेजेंटेशन के साथ लिखा उसे 5 नंबर का अगर क्वेश्चन था तो उसे 5 में से 5 मिले, और जिसने विदाउट प्रेजेंटेशन लिखा जिस तरीके से आईसीआई चाहता है वैसा नहीं करा और उसने आंसर लिखा जो करेक्ट था तो उसे मिले 2 नंबर। तो 3 नंबर कट गए 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपने प्रेजेंटेशन को ध्यान नहीं दिया था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा मैटर करती है प्रेजेंटेशन। सर ये तो हमें भी पता है कि चलो प्रेजेंटेशन मैटर करती है, बट करना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है। अब बेटा आपको पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी होते हैं ना ज्यादातर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ पर आंसर आपको ना 3 पैराग्राफ में लिखना होता है। सबसे पहले आता है प्रोविजन। प्रोविजन बोले तो कि उस क्वेश्चन में, उस केस स्टडी में कौन सा लॉ लग रहा है, कौन सा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कौन सा लॉ लग रहा है। जैसे इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं, आपका फॉर एग्जांपल केस स्टडी है, वहां पर इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर वाला कंसेप्ट लग रहा है। तो आपको यहाँ पर लिखना है एज पर AS2 इन्वेंट्री, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉ लिखना है, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। मैक्सिमम बच्चे डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। सबसे पहले प्रोविजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात आती है फैक्ट्स ऑफ केस, कि जो आपकी केस स्टडी थी उसके अंदर जो फैक्ट्स थे, क्वेश्चन था, उसको लिखना है। आप उसे एनालिसिस भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन को मॉडिफाई करके कि ये क्वेश्चन गेम में गिवन है, इसके बेसिस पे हम ये वाला प्रोविजन लिखा था, या फिर कैलकुलेशन जो भी आपसे मांगी गई है। सेकंड पैराग्राफ में कैलकुलेशन या फिर एनालिसिस या कह सकते हो फैक्ट्स ऑफ केस, एक ही बात है। तो सेकंड पैराग्राफ में आती है ये। उसके बाद आपको लिखना होता है कंक्लूजन, जो आप डायरेक्ट लिख देते हैं। कंक्लूजन, अगर आपने यहाँ पर प्रोविजन लिख दिया, यहाँ पर आपने फैक्ट्स लिख दिए, उसके बाद उसके बेसिस पे आपका क्या आंसर आया, उसके बाद यहाँ लिखना है कंक्लूड द आंसर। उसके बाद यहाँ पर कंक्लूड करना अपने आंसर को 1 से 2 लाइन में। और अगर आप इस तरीके से सबसे पहले प्रोविजन, देन एनालिसिस एंड देन कंक्लूजन करते हैं ना, तो आपके पूरे बटा पूरे नंबर आते हैं। इसके अलावा किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से मैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आंसर्स को सुधार सकता हूँ लिखने के लिए, एक तो ये समझ आ गया कि हाँ प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन की फॉर्म में लिखना है। एनालिसिस में देखो कुछ नहीं है, एनालिसिस में क्वेश्चन को ही थोड़ा मॉडिफाई करना होता है। प्रोविजन के अंदर आपको लॉ समझ आ गया तो यहाँ पर लॉ लिखना है पहले, और कंक्लूजन में कि जो आपका आंसर है वो लिखना है। तो सिंपल सीधी बात है, बहुत आसान है लिखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है अपने आंसर लिखते समय। सबसे पहली बात, आपको AS का नंबर जरूर कोट करना है। अब हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक नंबर है, जैसे इन्वेंट्री का AS2 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का AS10 है, इसके अलावा बोरिंग कॉस्ट का AS16 है। तो इस तरीके से आपको AS नंबर्स पहले याद करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोविजन लिखा था, तो एज पर AS2, एज पर AS10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो भी है उसको पहले नंबर और उसके बाद उसका नाम, उसके बाद अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। तो AS नंबर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने क्वेश्चन में AS नंबर लिखेंगे तो एग्जामिनर पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और आपके पूरे नंबर आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर ठीक है लिख देंगे, बट कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर कोड कर देते हैं। बट गलत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर नहीं कोड करना है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, 100% आप श्योर नहीं है तो मत लिखिए, क्योंकि अगर आपने गलत नंबर कोड कर दिया ना, फिर चाहे आपने आगे का आंसर सही लिखा हो, एग्जामिनर वही मार्क्स काट देगा। तो सही तरीके से सही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखना है, याद है तभी लिखना है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर, उसके बाद अंडरलाइन करना होता है आपको इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ प्रोविजन।
आपका प्रोविजन लग रहा है उस क्वेश्चन में, उस केस स्टडी में, उस इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन कर देना है। ऐसा क्यों सर? अब बेटा आपको पता है कि एग्जामिनर जो है ना वो पूरा पूरा आंसर नहीं पढ़ता आपका, तो आपने अगर अंडरलाइन कर दिया तो उसकी जिंदगी आसान हो गई। उसने सिर्फ वही पढ़ा कि हाँ यार बच्चे ने सही वाला प्रोविजन लगाया है, उसने देखा और उसके बाद आपको पूरे नंबर दे दिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो भी प्रोविजन है वहाँ पर। इसके अलावा एनालिसिस के अंदर जहाँ भी वो प्रोविजन आपका लग रहा है वहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं, कंक्लूजन में कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन और वर्किंग नोट नहीं दिखाते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आंसर में। आपको अकाउंट्स के आंसर में अगर आप वर्किंग नोट और प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं ना, वर्किंग नोट्स और कैलकुलेशन शो नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्किंग नोट और कैलकुलेशन को शो करना एग्जाम में। जितनी ज़्यादा फेयर कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा बेटर है आपके अकाउंट्स के एग्जाम में, और स्पेशली एएस के अंदर। एएस के अंदर वर्किंग नोट्स बहुत प्रॉपर बनाने हैं, सारी की सारी कैलकुलेशन क्वेश्चन में शो करनी है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपको कंसाइज नोट्स प्रिपेयर करने हैं हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, बहुत सारा लॉ है। अब आपको क्या करना है, आपको हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ना कंसाइज वे के अंदर अपनी लैंग्वेज के अंदर उसके नोट्स बना लेने कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और डेली बेसिस पे रोज 30 to 40 मिनट्स देने हैं, और सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वहाँ से रिवाइज करना है। कंसाइज नोट्स बनाइए और उन्हें रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करेंगे, तभी बात बनेगी। इसके अलावा एक चीज़ और, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन रिटर्न में प्रैक्टिस करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, ताकि वो 45 to 50 मार्क्स कटने से बच पाए। अगर आपने ये सारी की सारी बातें मान ली और आंसर को इस तरीके से प्रेजेंट कर लिया, तो डेफिनेटली यू आर एबल टू स्कोर जितने भी नंबर के आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं 45 के या 50 के, पूरे बेटा पूरे आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को एंड तक देखा है, आपको समझ आई और सारे के सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन करे हैं, और डेफिनेटली आप अपने अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर ये नंबर कटने से बचा पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों को तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नंबर कटने से बचा पाए। थैंक यू सो मच।